नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में इतिहास में भारत के आदिवासी आंदोलनों का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत के किसान आंदोलन पढ़े, किस प्रकार किसानों ने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं को सही करने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, आंदोलन किए थे, उसका हमने अध्ययन है वो किया हुआ है। आज हम आदिवासियों के विद्रोह का आंदोलन का अध्ययन है वो कर रहे हैं। तो देखिए, किसानों की तरह ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों पर भी अत्याचार किए। किसानों के विद्रोह की तरह आदिवासियों ने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक झड़पें करनी शुरू की। ये जातियां आदिवासी दुर्गम पहाड़ों, जंगलों में निवास करते थे तथा बाहरी लोगों अर्थात मैदानी भागों के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। और ये आदिवासी बाहरी लोगों का विरोध तभी करते थे जब मैदानी भागों की बढ़ती आबादी के कारण वहाँ के लोग आदिवासी क्षेत्रों में बसने के लिए आते थे। इनका मानना था कि जो आदिवासी है वे प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं और वे बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं ब्रिटिश सरकार रेल की पटरियां बिछाने के लिए व अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए वे जंगलों के इलाकों पर अधिकार कर रहे थे, उन्हें अपने अधीन ला रहे थे। इसी कारण से आदिवासी उनसे नाराज हो गए थे। सभी आदिवासी लोग अपने और बाहरी लोगों के मध्य स्पष्ट अंतर मानते थे और छोटे नागपुर के पठार में इन बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिकू। अर्थात आदिवासी लोग मैदानी क्षेत्रों के लोगों को है वो अपने से भिन्न दिकू नाम से पुकारते थे, जिसका तात्पर्य था, दिकू का अर्थ था जो परेशान करते हैं, बाहर वाले हैं, पूंजीवादी हैं और साहूकारी प्रथा में विश्वास रखते हैं। इस शब्द का प्रयोग सभी के लिए नहीं था। विशेषकर दस्तकारों और स्थानीय राजाओं को दिकू नहीं माना जाता था। भारत में आदिवासियों की आबादी काफी थी और वह जंगल में रहना, प्रकृति में रहना, प्रकृति के उत्पादों का उपयोग करना में अपने आप को धन्य समझते थे। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार बंजर भूमि का लाभ उठाने का अधिकार जमींदारों को प्राप्त था और इस व्यवस्था के कारण सीमांत क्षेत्रों तथा बहुत कम जमीन वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे।
और इसी कारण इन्होंने जो आदिवासियों के पास उपजाऊ क्षेत्र थे वहाँ से जंगलों को काटना शुरू किया, और जंगलों को काटने के कारण वहाँ पर अधिकार वो स्थापित होना शुरू हुआ था। इस तरह सरकार ने 1822 में शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया और 1827 में जबरदस्ती अफीम पोस्त की कृषि आदिवासियों से करवाने लगे। इससे आदिवासियों में विशेषकर मुंडा जनजाति, इसके अलावा आराम महाली जनजाति आदि में असंतोष बढ़ने लगा, कोलों में असंतोष बढ़ा। अंग्रेजों ने उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी जल्द ही अंग्रेजों की इस चाल को भी वो समझ गए थे। 1831-32 में आदिवासियों ने वापस जबरदस्त एकता दिखाई, जबकि छोटा नागपुर के पठार में आदिवासियों का विद्रोह 5 महीने तक चलता रहा और इस विद्रोह में कम लोग मारे गए, किंतु 4000 मकान और कचहरियों को जला दिया गया था। आदिवासी अपने पशुओं और अनाज को लेकर जंगलों में बस गए थे और वहाँ से 5-6 महीने तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार व उनके एजेंटों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस तरह आदिवासियों ने बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा जो एक भू राजस्व बंदोबस्त था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। राजपूताना में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के क्षेत्रों में भी आवाज उठाई। अतः कंपनी सरकार ने भीलों पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ भील कोर की भी स्थापना है वो की थी, और यह मेवाड़ भील कोर है, इसके माध्यम से आदिवासी विशेष तौर से उन क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश करते थे, उनको नियंत्रित किया जाता था। भीलों का विद्रोह हुआ, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें जैसे तैसे समझा बुझा कर शांत किया, और उसके बाद सुरजी भगत और गोविंद गुरु ने भीलों को एक सामाजिक समुदाय के रूप में संगठित किया, संघ सभा की स्थापना की। लेकिन ब्रिटिश सरकार की मेवाड़ भील कोर ने उन्हें निशाना बनाया और भीलों को दंडित करने का कार्य भी है वो किया था। आदिवासियों का दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ रहा था। आदिवासी किसी भी हालत में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और अंग्रेज इन आदिवासियों को अपने अधीन रखने का कार्य है वो कर रहे थे। अब इन आदिवासी आंदोलनों में हम सबसे पहले देखते हैं संथाल आदिवासियों का विद्रोह। छोटा नागपुर का पठार उपजाऊ क्षेत्र था, और इस उपजाऊ क्षेत्र में जब फ्रांसीसी बुकानन नामक कंपनी का एक अधिकारी गुजरा तो उसने ब्रिटिश सरकार को बताया कि इस क्षेत्र को साफ किया जाए और यहाँ पर एक अंग्रेजों की पालतू आदिवासी जनजाति को स्थापित किया जाए जो कृषि कार्य कर सके, तो इससे कंपनी को अधिक लाभ हो सकता है। कंपनी ने फ्रांसीसी बुकानन की बात पर विश्वास किया, और वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग पहाड़िया थे,
और उन पहाड़ियों को छोटा नागपुर के पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, गंजूरिया पर्वत से निकालने के लिए संथाल आदिवासियों का सहारा लिया, क्योंकि संथाल उस समय पहाड़िया जनजाति की तुलना में अंग्रेजों के आदर्श थे, अंग्रेजों के पालतू की तरह कार्य करते थे। पहाड़िया व संथालों में संघर्ष हुआ, बेचारे पहाड़िया पराजित हुए। संथालों ने छोटे नागपुर के पठार की उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार है वो कर लिया। जैसे ही उपजाऊ भूमि पर उनका अधिकार हुआ और अधिकार होने के बाद अंग्रेजों ने इन संथाल लोगों के साथ भी दमनकारी कानून है वो लागू कर दिए। संथाल लोग भी नहीं चाहते थे कि सेठ साहूकार अर्थात दिकू हमारे क्षेत्र में प्रवेश करें, और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में राजमहल पहाड़ियों के जंगलों में इन आदिवासियों ने स्वयं सफाई की थी। लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर सेठ साहूकारों का ऋण बढ़ गया, ऊंची लगान दर, जिसके कारण से संथाल इनके कुचक्र में वो फंस रहे थे, उनकी जमीनें जा रही थी। जब सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया, तब संथाल और भी आतंकित हो उठे। यहाँ तक कि संथाल आदिवासी इस कार्य में मजदूरी कर रहे थे, तो उनका अनुमान था कि वे मजदूरी कार्य में भी उनको ठग रहे हैं। और संकट तो उस समय पैदा हुआ जब स्थानीय साहूकारों ने पुलिस के दरोगा की सहायता से अपने घरों में मामूली चोरी करने के अपराध में आदिवासियों को गिरफ्तार करवा दिया था। दरोगा की शक्ति का दुरुपयोग, अमानवीय व्यवहार से आदिवासी आक्रोशित हो गए और उन्होंने इस अपमान के खिलाफ अपनी आवाज को है वो बुलंद कर दिया। पूरे गांवों में, जंगलों में आदिवासियों में संदेश भेजे गए, आंदोलन की योजना बनाई, और ऐसे में साहूकारों को तो उन्होंने अपने शोषण के कारण पहले से ही चेतावनी दी हुई थी और बाद में उन पर आक्रमण है वो कर दिया। उन्होंने साहूकारों के मकानों और कचहरियों को जला दिया और उन दस्तावेजों को भी जला दिया जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि ये दस्तावेज ही उनकी गुलामी का कारण है। उन्होंने मैदानी लोगों की खड़ी फसलों को जला दिया, रेल संबंधी निर्माण कार्य को तहस नहस कर दिया तथा रेल निर्माण क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर दिया। और इस प्रकार मैदानी लोगों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया और इनके नेता, संथालों के नेता सिंधु मांझी और कानू मांझी के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल है वो संथालों ने बजा दिया। और इन नेताओं ने, सिंधु कानू ने भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन का अंत निकट है, अंग्रेज तथा उनके समर्थक गंगा के उस पार लौट जाएंगे और आपस में ही लड़ मरेंगे। किंतु सरकार ने सेना और पुलिस की मदद से इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक दमन किया। सैकड़ों संथाल मारे गए, उनको भूमि से निकाल दिया गया और इस तरह उनके साथ भी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई है वो की थी। इसके बाद अपन देखते हैं मुंडा जनजाति का विद्रोह। छोटे नागपुर क्षेत्र में यह मुंडा जनजाति निवास करती है। मुंडा जनजाति ने भी अपने हक व अधिकारों व शोषण के खिलाफ
1789 ईस्वी से 1832 ईस्वी के मध्य कई बार विद्रोह किए थे, लेकिन असफल रहे थे। 1899 1900 ईस्वी में जब भारत में छपना अकाल पड़ा था, आदिवासी त्रस्त थी, अन्न जल चारे तीनों की कमी हो गई थी, और ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा जनजाति का नेता था कि नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सरकार ने तुरंत ही कठोरता से विद्रोह का दमन किया और 1900 ईस्वी को 3 जनवरी 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार कर लिया और वहीं उनकी हैजे से मृत्यु हो गई। इस तरह जैसे जैसे आदिवासियों को पता लगता, जागृति आती, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठती, तो ब्रिटिश सरकार उनकी ताकत को अपनी सेना व पुलिस के बल से निर्ममता से कुचलने का कार्य है वो करते थे। इसी तरह उत्तर पश्चिम भारत में कोलिया, कुनबियों और रामोसियों का विद्रोह भी प्रसिद्ध रहा था। उस समय पूना के आसपास कोल जनजाति के प्रभावशाली नेता होनिया कोल ने अपनी जाति के कुछ साहसिक युवकों का एक सैन्य दल गठित किया और इस दल के माध्यम से शोषण करने वाले साहूकार आदि पर आक्रमण करते, उनके बही खातों के झूठे आंकड़ों को जला देते और आंदोलन के खिलाफ तेज आवाज बुलंद उन्होंने है वो की थी। 1875 ईस्वी में कौल जनजाति ने मैदानी इलाकों में जाकर भी तोड़फोड़ की और इन कौलों के पद चिन्हों पर कुनबी चलने लगे, क्योंकि उनके साथ भी इसी तरह के अत्याचार होते थे। कुनबियों के साथ रामोसी भी तो कूद पड़े और उस क्षेत्र में आंदोलन की राह है वो तेज कर दी थी। लगातार आदिवासियों के शोषण के कारण उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया और उनके पक्ष में 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के ने इनका साथ दिया, लेकिन किसानों की तरह ही आदिवासियों को भी सरकार ने है वो दंडित किए रखा। इसी तरह गौंड विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसको भी ब्रिटिश सरकार ने दमन कर दिया। अर्थात भारत में किसानों की भांति आदिवासियों ने भी अपने हक व अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता है वो चुना और इस दौरान उन्होंने काफ़ी कार्य भी किए थे। विद्रोह के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इनके विद्रोह का दमन भी है वो किया था। थैंक यू।